ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो। 2029 के लोकसभा चुनावों में हम 33% आरक्षण के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं को संसद और विधानसभा में देख सकेंगे। ऐसा संभव हो सकेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होने से। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा और इसके बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। इसमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 की जाएगी। इसके लिए 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कराने पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार इस ऐतिहासिक संशोधन को सर्वसम्मति से पारित कराने की बात कर रही है। इसलिए जहां एक तरफ सभी पार्टियों से इस पर समर्थन मांगा गया है, वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी किया है कि वे 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद में जरूर मौजूद रहें। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए एनडीए सरकार सितंबर 2023 में एक ठोस कदम उठा चुकी है। उस समय भारी बहुमत से महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। लेकिन तब इस कानून में एक पेंच फंस गया था। पेंच यह था कि आरक्षण देश में अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता था। ऐसे में इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लग जाता और मुमकिन था कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक यह आरक्षण लागू नहीं हो पाता। जबकि मोदी सरकार इस आरक्षण को जल्द से जल्द लागू कराने के लिए बेहद डिटरमाइन दिखती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। यह 2027 की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन पूरा होने के बाद ही लागू हो सकता था। 2029 के आम चुनाव से पहले इसे लागू कराने और डिलिमिटेशन की बाध्यता हटाने के लिए इसमें संशोधन जरूरी हो गया। लिहाजा 2029 तक इस आरक्षण को लागू कराने के लिए अब सरकार इस बिल से जुड़े 2 अहम बदलावों पर विचार कर रही है। पहले, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में लाया गया, उसमें महिला आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया था। लेकिन जनगणना में देरी की वजह से अब 2011 की जनगणना को ही आधार बनाकर इस योजना पर आगे बढ़ने की तैयारी हो गई है। लोकसभा की मौजूदा सीट आप जानते हैं कि 543 है। अब यह बढ़कर 816 हो जाएगी। 273 सीटें सीधे महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को कोटे के भीतर ही हिस्सा मिलेगा। इसी फॉर्मूले को राज्यों की विधानसभाओं पर भी लागू किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस इस टाइमिंग और संशोधन के प्रस्ताव की कॉपी विपक्षी पार्टियों तक नहीं पहुंचने को लेकर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस विधेयक में क्या संशोधन चाहती है, यह साफ नहीं है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि महिला आरक्षण बिल ने अभी तक का कितना लंबा सफर तय किया है। तो सबसे पहले 1996 में इसे पेश किया गया था। एचडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को पेश किया, लेकिन तब यह विधेयक पारित नहीं हो सका। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही एससी, एसटी के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, यानी कोटे के भीतर कोटा, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई जिक्र नहीं था। फिर आया दौर 1998 का। तब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। वाजपेयी सरकार भी इस बिल को लेकर गंभीर थी, लिहाजा बिल को लोकसभा में फिर से पेश किया गया। लेकिन तब वाजपेयी सरकार कई दलों के सहयोग से चल रही थी, लिहाजा सरकार को इसे लेकर कई विरोध का सामना करना पड़ा और बिल पारित नहीं हो सका। वाजपेयी सरकार ने इस बिल को पारित कराने की कोशिश फिर भी नहीं छोड़ी। 1999, 2002 और 2003-04 में भी इसको पारित कराने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी सरकार को कोई सफलता नहीं मिल सकी।
अब यूपीए की सरकार देश में बन चुकी थी, तो सरकार ने 2010 में इसे पारित कराने की कोशिश की। 2004 में केंद्र में यूपीए सरकार आने पर साल 2010 में राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। 9 मार्च 2010 का वो ऐतिहासिक दिन था और मुझे भी वो दिन अच्छी तरह याद है, जिस दिन राज्यसभा से यह बिल पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया था। इसके पीछे की भी एक कहानी है, सियासी कहानी। तब यूपीए सरकार में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी। इन दोनों पार्टियों का इस बिल को लेकर विरोध था। कांग्रेस ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया, इस डर से कि यदि लालू मुलायम जिद पर अड़ जाते तो यूपीए सरकार खतरे में पड़ सकती थी। हालांकि इन दोनों नेताओं का तब यह कहना था कि वे इस बिल के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उन्हें बिल के मसौदे पर ऐतराज है। तब राजद और सपा ने यह सिफारिश की थी कि हर राजनीतिक दल अपने 20% टिकट महिलाओं को दे और महिला आरक्षण केवल 20% ही रखा जाए। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन चूंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए यह बिल जिंदा रहा और इसी से मोदी सरकार को मदद भी मिली। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो इस बिल को प्राथमिकता से लिया गया। 2014-2019 के बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में 33% महिला आरक्षण का वादा किया गया। 2023 में सालों से लटके इस बिल को पारित करा लिया गया। मोदी सरकार ने इसे बहुमत से पारित कराया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से महिलाओं को अब यह संवैधानिक अधिकार मिलेगा कि वे इन सीटों से चुनाव लड़ सके जो उनके लिए आरक्षित होंगी। इससे न केवल महिलाओं की भागीदारी संसद और विधानसभा में बढ़ेगी, बल्कि देश के लोकतंत्र में एक नई ऊर्जा महसूस होगी और एक संतुलन भी बना रहेगा। महिलाओं के लिए आरक्षण की गारंटी देने का यह अवसर संविधान की उस मूल भावना के साथ भी गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां पुरुष और महिला या सभी वर्गों के लिए समानता की बात की गई, और यह समानता न केवल संविधान में दर्ज हो बल्कि उसे व्यवहार में भी अमल में लाया जाए। संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देना उसी परिकल्पना को एक तरह से साकार करने जैसा है। इससे संसद की एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर भी बनेगी जो इस महान लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर भी साबित होगी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।